कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। पुरुषोत्तम भाई राम राम। धर्मवीर भाई, आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाई हमारी राम राम। पुरुषोत्तम भाई जी, बहुत घूमने लग गया आप तो। इतना घूमना कोई ठीक बात नहीं जी। वो उन डॉक्टर साहब से आप दूर खड़े मैं देख रहा था, आप खेता में कौन से डॉक्टर साहब बुला रखे थे, क्या बात कर रहे थे आप? वो तो करनी पड़ा धर्मवीर भाई, क्योंकि जो आजकल चल रहा है ना काम, क्या काम चल रहा? पर्यावरण वाला। हाँ हाँ। और पूछ रहा था कि भी कौन कौन सी फसलें एक बार बो सकम। तो वो थे डॉक्टर बलवान सिंह। अच्छा जी। तो क्या बात करी फिर आपने? हमने भी सुनवाओ, आपने बात क्या करी? तो सुनवाते हैं आपको। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर बलवान सिंह मंडल, जो वरिष्ठ संयोजक हैं कृषि विज्ञान केंद्र अम्बाला शहर में। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई पुरुषोत्तम जी। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो फसलों से जुड़ा हुआ है। हमारा आज की जो चर्चा का विषय रहेगा वो है पर्यावरण संतुलन के लिए फसल विविधीकरण। इस विषय पे हम आपसे जानकारी चाह रहे हैं किसान भाइयों के लिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि जो फसल विविधीकरण है ये क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम जी, आपने जो मेरे लिए विषय चुना है वो आज के ज्वलंत परिस्थितियों के लिए बहुत ही अनुकूल है जी। आपने जो प्रश्न उठाया है कि जी फसल विविधीकरण है क्या जी। आज मेरे किसान साथी और खास तौर पर नौजवान साथी जी जी खेती को मुनाफानुमा बनाना चाहते हैं। और मुनाफानुमा तभी बनेगा जो हमारी परंपरागत खेती है जी, उससे हटके हमारे नौजवान साथी फसल विविधीकरण का जो मेन तात्पर्य है कि हमारी जो परंपरागत खेती है गेहूं जीरी को छोड़ के या गेहूं जीरी को शामिल करके कि खेत को बहुमंजिला कैसे करें। एक ही खेत के टुकड़े पर हमारी गेहूं जीरी भी हो, साथ में हमारा पशुपालन भी हो, साथ में हमारा बागवानी भी हो, साथ में कृषि वानिकी भी हो। तो सब जो है ना इन टाइप की खेती को मिलाकर हम परंपरागत खेती से हटके ऐसी खेती सम्मिलित करें कि जो हमारी आधुनिक चीजों की पूर्ति पूरी करे और हमारे वायुमंडल को भी दूषित होने से बचाए। तो उसको जो है ना हम आज की पीढ़ी के लिए फसल विविधीकरण की भाषा देके उनको ये आग्रह करते हैं कि आप परंपरागत खेती को छोड़कर ये फसल विविधीकरण अपनाए, यानी कि अन्य अन्य फसलों को खेती में शामिल करके एक अच्छी मुनाफेदार खेती करें और संतुलन बना के रखें। जी। तो डॉक्टर साहब, आप कहना चाह रहे हैं कि जो फसल विविधीकरण है वो हर प्रकार की खेती है, एक ही प्रकार की खेती नहीं है। उसमें सब्जी भी आ गई, फल भी आ गए, बागवानी भी आ गई, मोटी फसलें भी आ गई और हर प्रकार की दालें भी आ सकती हैं उसमें। तो जो ऐसी फसलें हैं उनको हम फसल विविधीकरण का नाम देते हैं। फिर इसके साथ जुड़ा हुआ एक सवाल आता है डॉक्टर साहब कि फसल विविधीकरण हमने जान लिया क्या है, पर संतुलन बनाए रखना हमने पर्यावरण के साथ। तो जो पर्यावरण है, वातावरण है, इसके साथ इसका क्या संबंध है, जोड़ सकते हैं? बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा पुरुषोत्तम जी। आज देखिए, आज किसी भी देश के पास अगर सही उसका मशीनरी है, औजार है, एक सेना है, उस देश के किसान है। जब जब भी देश के पास कोई समस्या अन्न की आती है, पर्यावरण प्रदूषण की आती है, तो वहां की सरकार, उस देश की, उस राज्य की, उस प्रांत की, उस जिले की सरकार उसका किसानों से आग्रह करके यही हम कहते हैं
कि किसान ही इस प्रदूषण को दूर करने के लिए, वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए ग्लोबल लेवल पे अगर हमारे पास कोई सेना है तो किसान से के सिवाय कोई भी इसकी पूर्ति को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि किसान ही अपने खेत पर पेड़ों पर पेड़ पौधे लगा के वायुमंडल को शुद्ध करेगा, अपने खेत पर दवाईदार पौधे लगा के हमारे जो वैदिक प्रक्रिया है उसकी पूर्ति करेगा, हर प्रकार के दुग्ध की अगर समस्या है तो पशुपालन करके दूध की आपूर्ति करेगा। और किसानों से, किसान साथियों से, खासकर जो नौजवान पीढ़ी जो खेती बाड़ी से दूर हटते जा रहे हैं, उनको लगता है कि हमारे माँ बाप जो है ना ये बेकार के धंधे में फंसे हैं, पर नहीं, आज के किसान को, नव पीढ़ी को कृषि से लगाव बना के कृषि को ऐसा बनाना है वायुमंडल शुद्ध रहे, हमारी शुद्ध कमाई हो। और एक आग्रह और किसान साथियों से है कि जो अंधाधुंध खाद का, दवाई का ऐसा प्रयोग करते हैं उससे वायुमंडल दूषित हो जा रहा है। इसलिए हम किसान साथियों को ये शिक्षा देते हैं कि आज की पीढ़ी को पर्यावरण का ध्यान रखते हुए, जैसे हमारे कोरोना काल में एक समस्या आई कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, PM 2.5 का, PM 10 का लेवल बढ़ता जा रहा है। आज किसान साथियों को, चाहे वो अनपढ़ भी हो, उनको लगे कि मेरी खेती से जो मेरा वायुमंडल है इतना शुद्ध हो कि आने वाला जो अफसर है, अधिकारी है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, लगे कि जो ना खेत खलियान सबसे अच्छा गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद है, वो यहीं से मेरा देश फले फूलेगा। इसलिए आज का फसल विविधीकरण वायुमंडल की क्रिया से बहुत सीधा संबंध रखता है कि आज का किसान ऐसी खेती करे कि मेरा वायुमंडल, मेरा वातावरण इतना शुद्ध रहे कि लंबी लंबी सांस लेने से हमारी हार्ट की समस्या, हमारी सांस की समस्या, हमारा स्वस्थ जो ना निरोगी काया रहे। ये फसल विविधीकरण का सीधा तालमेल हमारे वायुमंडल से, हमारे वातावरण से है। जी, तो डॉक्टर साहब आप ये कहना चाहते हो सीधा संदेश कि जो फसलें तो हमने उगानी है, जी, परंतु पर्यावरण का पूरा ध्यान रखना है, क्यों, जिससे कि हमारी जो जमीन है वो भी स्वस्थ रहे और हम खुद भी स्वस्थ रहे और हमारा पशुधन है या जितनी फसलें हैं वो भी स्वस्थ रहे। मैं इसमें एक आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं पुरुषोत्तम जी। आज किसान ने अपनी फसलों से इतना अन्न पैदा किया है, जी, देश का भंडारण किया है, वो इसके लिए अतुलनीय जो ना जितना आदर किया जाए उनका आदर करना चाहिए, करते हैं। कोई भी सरकार आए क्योंकि वो अन्नदाता है। जी। पर किसान साथियों से मेरा आग्रह है, आज हम हरियाणा में किसी भी जिले के, किसी भी ब्लॉक के, किसी भी गांव के, किसी भी खेत का अगर हम नमूना लेते हैं मिट्टी का, जी, उस मिट्टी में जो ताकत है, जी, जिसको हम ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं, जो कुदरत तौर पे हमारी जो वन भूमि है उसका 4 कार्बन ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए, पर किसान के खेत में किसी भी खेत के मिट्टी के नमूने का ऑर्गेनिक कार्बन एक भी नहीं है। वो दशमलव लगा हुआ है पहले ही, और यहां तक कि 0.2, 0.19, 1.8, 1.7 भी है, तो बड़ा चिंतनीय का विषय है। आज किसान साथियों से मेरा आग्रह यही है कि फसल विविधीकरण के जरिए से ही, हम फसल विविधीकरण के जरिए से जो ना खेत में हम गोबर की खाद डालें, केंचुए की खाद डालें, और अलग अलग प्रकार के जो ना हम जो फसल अवशेष है उनको खेत में डालकर हम ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाएं, ताकि हमारा जो मिट्टी की ताकत वो बढ़े। और पानी जो ना, पानी का भी जो ना हमारा TDS लेवल वो बड़ा खराब होता जा रहा है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। किसान साथी ही जो ना अंधाधुंध दवाई का और खाद का इस्तेमाल कम से कम करें, ताकि हमारा पानी भी जो ना बहुत उसकी गुणवत्ता पूर्वक रहे। ये कृषि वानिकी के साथ साथ, कृषि विविधीकरण के साथ साथ वायुमंडल का तभी हमारा रख रखाव होगा जब हमारे आने वाली किसानों की पीढ़ी ये सूझबूझ वाली हो कि नहीं, हम असली जो है ना देश के अन्नदाता के साथ साथ हम अच्छा वायुमंडल देने वाले भी हम ही हैं। जी, और जो नई पीढ़ी की बात जैसे डॉक्टर साहब आप कर रहे हैं, तो नई पीढ़ी का जो किसान है वो एक तरह से तकनीकी रूप से खेती करना चाहता है। जी। तो तकनीकी रूप में यदि वो दोनों इन तकनीकों को अपनाता है तो उसको कितना फायदा इससे होगा? देखिए, फायदे की जहां तक बात है, किसान साथी जी, फायदे को हम अगर 1 एकड़ है, आजकल पेरी अर्बन जो एक हमारा उसके ऊपर काम चला हुआ है जी, पेरी अर्बन प्रोजेक्ट में हमारा प्रयास ये है कि 1 किले से जी, प्रति माह 1 लाख शुद्ध आमदन किसान की निकलेगी। और अगर वो अच्छे वैज्ञानिकों से तालमेल करेगा और साथ में लगते हुए जो शहर है, कस्बा है, उनकी पूर्ति को पूरा करेगा।
1 लाख किसान के लिए बड़ी एक जो है ना, ऐसा लगता है कि नहीं आप वैसे बका रहे हैं, जो नहीं। अगर किसान अपने 1 किले को बहुमंजिला बनाए, उसने बाने बनाए हैं, डोल बनाई है, डोल की एक तरफ जो है ना पुदीना है, एक तरफ हरा धनिया है, बीच में सलगम है, मूली है, और साथ में जो है ना कहीं पालक है, कहीं बथुआ है। किसान जो है ना आसपास की मंडी की अगर पूर्ति पूरा करेगा तो बहुत जो है ना उसको ऐसा लगेगा कि मेरा जो है ना मैं नौकरी देने वाला हूं। आज किसान जो है ना वाकई में एक इंडस्ट्री का मालिक है, एक इंडस्ट्री का मैनेजर है। अगर किसान साथी मैनेजमेंट अच्छे से करे, आपका 1 किला जो है ना 1 महीने में 1 लाख की शुद्ध आमदन देगा, और लगे कि जो है ना आपके खेत की डोरों पे कहीं जो है ना कलोनल सफेदा लगा हुआ है, कहीं पॉपुलर लगा हुआ है, कहीं पर समंजना की फलियों का अचार डला हुआ है। दुनिया के जो है ना सबसे अच्छे पेड़ पौधों को, प्रजातियों को हमारे ग्लोबल लेवल पे कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए हमने जो है समंजना को कुपोषण दूर करने के लिए डाइट का पार्ट बनाने के लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कि किसान साथियों को बताएं कि जो कुपोषण की समस्या है वो किसान के खेत में ही ऐसी फल की जातियां, पेड़ पौधों की जातियां, अन्न की जातियां ऐसी लगे कि हमारे बच्चों में, किसानों में, हमारे आसपास के कस्बों में रहने वाले किसी भी प्राणी में कुपोषण की समस्या ना हो। तो इसलिए जो आपने कितने फायदे की बात कही, फायदा अगर गिनाने लगे तो अगर किसान शुद्ध अन्न देता है तो बीमारियों से बचाव होता है। अगर किसान साथी शुद्ध वायुमंडल देता है तो हमारे जो है अस्थमा की बीमारियों से निजात मिलता है। और साथ में अगर शुद्ध जल देता है, शुद्ध दूध देता है, शुद्ध अंडे देता है, कितने जो है ना हमारे अनगिनत ऐसी भंडारण है जो किसान के खेत से निकलते हैं। तो शुद्ध कमाई किसान की अतुल्य है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे नौजवान किसान साथियों को किसान और वैज्ञानिक तालमेल बना के इकट्ठा मिलजुलने की एक जरूरत है। फायदे ही फायदे है किसान साथियों के लिए। तो डॉक्टर साहब, सारी बात का निष्कर्ष मुझे ऐसा लगा कि जो हमारा किसान भाई है वो यदि आप जैसे कृषि वैज्ञानिकों के साथ जुड़ जाए, उनके संपर्क में आए और उनके साथ मिलकर काम करे तो उसको निश्चित रूप से उसका फसल विविधीकरण तो होगा ही होगा, पर्यावरण को फायदा तो होगा ही होगा, परंतु उसके शुद्ध लाभ भी मिलेंगे। ये पुरुषोत्तम जी, आपने इस हमारी वाणी के माध्यम से किसान साथियों को मैसेज के जरिए ये सारे देश के लिए एक चिंतनीय विषय है कि अगर किसी देश का किसान खुश रहेगा तो उस देश का हर नागरिक, हर प्रजाति, जितने भी जीवधारी हैं उनका पालन पोषण केवल किसान ही करता है। और किसान जो है ना आने वाले समय में सबसे बड़ा कुदरत का गुरु है, इस कुदरत का पुजारी है। और किसान का और वैज्ञानिक का तालमेल ऐसा है जैसे पतंग का और डोरी का तालमेल है। तो हमें जो है ना मिलजुल कर इस वायुमंडल को, हमारे जमीन को, हमारे जल को कृषि विविधीकरण के माध्यम से, फसल विविधीकरण के माध्यम से ऐसा हमने एक उदाहरण बनना है कि आने वाली पीढ़ी याद रखे कि हमारे किसान इतना अच्छा वातावरण देंगे, इतना अच्छा हमारा मिट्टी देंगे और इतना अच्छा जल देंगे। तो डॉक्टर बलवान जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने किसान भाइयों के लिए फसल विविधीकरण से जुड़ी हुई और साथ में पर्यावरण संतुलन से जुड़ी हुई इतनी अच्छी जानकारी दी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे किसान भाई इसका जरूर लाभ उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया पुरुषोत्तम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किसान साथियों को मेरा नमस्कार। भाई पुरुषोत्तम भाई जी, कमाल कर दिया डॉक्टर बलवान सिंह मंडल ने, बहुत बढ़िया जानकारी दी है। और कमाल आपने भी कर दिया कि पता नहीं कहाँ कहाँ तक पकड़ो आप, इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी लेकर के आते हैं वैज्ञानिक, और आप कि भाई किसान भाइयों का फायदा हो, बिल्कुल पर्यावरण का फायदा हो, पर्यावरण का भी और फसलें भी विविधीकरण होना ही चाहिए धर्मवीर भाई, और तभी जाकर के किसान भाई जो है ना अपनी आय को दुगना कर सके। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई
एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। पुरुषोत्तम भाई। जी धर्मवीर भाई। एक बात बताओ आप। भाई एक तो शब्द है देवी और एक है पितर जी, तो ये दोनों साथ साथ बोले हम, देवी पितर। बिल्कुल बिल्ला। अब जैसे आज अमावस्या है, आज तक जो दिन थे, ये पिछले जो 15 दिन गए हैं, वो श्राद्धों के थे। ये श्राद्धों के थे, पितृपक्ष के दिन थे जी। तो ये भली बातें सबने अपने पूर्वजों को याद किया और उनका तर्पण किया, जो भी उन्होंने अपने कार्य अनुष्ठान करने थे करे। तो लेकिन अब कल से फिर नवरात्र शुरू है, कल से देवी शुरू है, देवी देवताओं के दिन शुरू हो गए जी। तो क्यों ना एक देवी का भजन सुनवा दो फिर। बिल्कुल सुनवा दो। 33 करोड़ देवता का माई तेरे दरबार नमन हो गया, दुर्बात तेरा तेरी बात भवन हो गया। 33 करोड़ देवता का माई तेरे दरबार नमन हो गया, दुर्बासा बलिहारी मात तेरा बेरी बास भवन हो गया। तेरा ही सहारा ले विष्णु ने सृष्टि रचाई थी, नाभ कवल के फूल के ऊपर ब्रह्मांड समाधि लाई थी। जब विष्णु में भीड़ पड़ी तू धर के ध्यान रचा मनाई थी, पाचरती सृष्टि तू ब्रह्मा तभी पहले में आई थी। 7 दीप नो खंड रचे फिर आकाश पवन हो गया, दुर्बासा बलिहारी मात तेरा बेरी बास भवन हो गया। तेरे सोमरेत सगड़ के बेटे स्वर्ग में 60,000 होए, बिना औलादे दशरथ थे तेरे समृत बेटे 4 होए। फिर समरी उतान पात धरूतम तो राज कवार होए, बिना औलादे द्रौपद थे तेरे समरा मन ने 4 होए। तेरी पहल मत हुई तृष्णा लड़की से कंडी धरत दमन हो गया, दुर्बासा बलिहारी मात तेरा बेरी बास भवन हो गया। जिसने तू याद करी तन सबके कारज सार दिए,
मकर मोर और करणिया थे, तेरे आगे शस्त्र डार दिए। तेरी किस किस काम जकर करूं, तन रंदोर मंड पसार दिए। बड़े बड़े योद्धा मिले खाक में, मैं के सुर से मार दिए। दादा नारियल भेंट चढ़ाऊं, सहसद काज हवन हो गया। दुर्वासा बलिहारी मात, तेरा बेरी बास भवन हो गया। चिंता पत्रिकार जिसका तेरे ऊपर डेट, वीर उठा लिया मसला नहीं आला की चढ़ाना बेट। ज्वाला सिंह के बारे में पुत्र की देनी होती है, बिना फलों कलश करता तन पत्थर के समान करे। ज्वाला सिंह बेट तन नाटे अपना दिल बेईमान करे। गणपत सिंह पहुंच गया मलक इंद्र सिंह कुर्बान करे। गणपत सिंह पहुंच गया मलक इंद्र सिंह कुर्बान करे। देख के बेट बकस इंद्र ने, भवन के भार गमन हो गया। दुर्वासा बलिहारी मात, तेरा बेरी बास भवन हो गया। पुरुषोत्तम भाई जी धर्मवीर भाई, फाने जलाने वाली बड़ी दिक्कत आ रही कि जैसे जैसे जीरी कटेगी और भाई फाने जलाना शुरू कर देंगे तो बुरी आदत है। एक यह भी तो कोई वैज्ञानिक से बातचीत सुनवाओ ना, अगर भाई ये जो भाई हैं ये फाने ना जलावें, इसके बहुत नुकसान है। कोई इस तरह की बातचीत आपके पास? बिल्कुल है, वो सुनवा रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र गोयल से। जी डॉक्टर साहब आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नरेंद्र कुमार गोयल है, मैं कृषि विज्ञान केंद्र दामला यमुनानगर में कार्यरत हूँ। तो डॉक्टर साहब आज हम एक आपसे चर्चा करना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं कि जो फसल अवशेष हैं, विशेष तौर पर अपने यहाँ पंजाब हरियाणा में तो ये 2-3 महीनों में इसकी बड़ी चर्चा होती है, तो उसका प्रबंधन हम किस तरह से कर सकें? ज्यादातर देखने में आया है कि किसान भाई धान की कटाई के बाद उसका प्रबंधन नहीं करते और खेतों में आग लगा देते हैं, जलाने की कोशिश करते हैं, जिसपे प्रतिबंध भी लगाया गया है। लेकिन किसान इस बात की चिंता ज्यादा नहीं करता, लेकिन जलाने के बहुत ज्यादा नुकसान है। जलाने से क्या है कि पोषक तत्वों की जो पराली के अंदर मात्रा है, एक तो सारे पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर सब जलकर नष्ट हो जाते हैं। सेकेंडली दूसरा, जमीन का वातावरण तापमान बढ़ने के कारण जमीन के अंदर जीवाणुओं की संख्या वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और तीसरा, पोषक तत्व हैं वो ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जो पौधे को कभी नहीं मिल पाते, इसलिए हमारी जमीन भी है वो सख्त हो जाती है। जैविक अंश की मात्रा वो जल जाती है, जो गोबर का खाद था, कंपोस्ट था, वो उसकी मात्रा भी जलकर नष्ट हो जाती है ज्यादा तापमान होने से, और जीवाणुओं की संख्या कम हो जाती है, जमीन सख्त हो जाती है, और आने वाले टाइम में हमारे पोषक तत्वों की उपलब्धता भी कम हो जाती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए, इसके लिए हमें ये प्रबंधन करना चाहिए कि जीरी को कमाइन से कटने के बाद ही इसके अंदर या तो आप वेस्ट डिकम्पोजर से फसलों के अवशेषों को गला दें। वेस्ट डिकम्पोजर पूसा से मिलते हैं, IRI से मिलते हैं, और उसका वो लिक्विड तैयार करके एक अगर हेक्टेयर में स्प्रे कर देते हैं तो 30-35 दिन में ही पराली गलकर पूरी तरह गल जाती है, जिससे जमीन की जैविक अंश की मात्रा बढ़ सकती है। अगर वो नहीं चाहे तो खड़े फानों में भी हैप्पी सीडर की मशीन से या जीरो टिलेज की मशीन से, जीरो टिलेज की तो सिर्फ वहां चलेगी जहां पर हाथ से कटाई की गई है धान की, जहां पर आपने कंबाइन से कटाई की है, वहां मशीन से कटाई की है, वहां पर आप हैप्पी सीडर से गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। ड्रिल में आप DAP डालें और बीज डालें, और इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती और मशीन बहुत अच्छी चलती है, और हैप्पी सीडर इसके लिए बहुत कामयाब है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और आती है इसमें कि देखने में आया कई बार कि जो उसके फन्ने हैं, उन फन्नों की कटाई करके कई किसान भाई ऐसा कर रहे हैं आजकल, और उनको गट्ठर बांध करके फिर वो उसको बेचने के लिए बेचते हैं। सर, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने, कृषि विभाग ने प्रावधान किया है कि किसान को 1 एकड़ में 1000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा अगर कोई किसान भाई इसकी बेल्स बनवाता है। किसान भाई चाहते हैं तो बेलर से अपनी बेल्स बनवा के उससे उनको 1000 रुपए की आमदनी भी हो जाएगी, और दूसरा जो बेल बना रहा है वो इसको फैक्ट्री में बेच के
अपना लाभ कमा सकता है। तो जो फैक्ट्री बेचेगा वो पैसे भी किसान भाई के हैं? नहीं, वो किसान उसके बेल जिससे बनाई है मशीन से उसके हैं। ठीक, उनको तो 1000 रुपए मिलेगा। उनको अपना फ्री में मुफ्त में अपना खेत साफ मिल सकता है, पराली की समस्या से निजात पा सकते हैं जी। लेकिन पराली की समस्या से निजात पाने के लिए किसान भाई इसका केंचों का खाद भी तैयार कर सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा अगर पराली को करके इकट्ठा करके इसमें जो है मशरूम की खेती भी कर सकते हैं जी। तो वो चाहे तो मतलब जैसे भी इसको गोबर की खाद में मिक्स करके भी अच्छा जैविक खाद तैयार कर सकते हैं, जीवाणु जैविक खाद तैयार कर सकते हैं अपने ही खेत में प्रयोग करने के लिए। लेकिन इसको जलाना मतलब जो है वो सबसे गलत कार्य है और इसको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा वातावरण भी दूषित करता है, जहरीली गैसें भी पैदा करता है और पोषक तत्वों की हमारी संख्या भी कम हो जाती है। और जो पराली में पोषक तत्व पड़े हैं वो अगली फसल में अगर लाभ लेना है तो हमें उसको गलाना ही पड़ेगा, उसको जलाना कोई हल नहीं है जी। अच्छा, और इसके साथ साथ जैसे वाले उपजाऊ शक्ति भी जमीन की कमजोर होगी उससे? जी सर। तो इसको जलाने की बजाय इसका प्रबंधन ही सही है। सबसे अच्छा इसका है इसका प्रबंधन किया जाए। अब तो एक नई मशीन भी आ गई है, सुपर सीडर। किसानों को कई बार लगता है कि इतनी बड़ी पराली को मैं कैसे संभालूंगा, और खेत उनको जब तक खेत अच्छी तरह तैयार ना हो तो खेत में बिजाई करने का आनंद नहीं आता। तो इसके लिए सुपर सीडर एक नई मशीन आ गई है जिसमें आगे रोटावेटर भी लगा हुआ है और पीछे वो फाने को अच्छी तरह जमीन में मिक्स भी कर देती है और बिजाई भी कर देती है। दोनों काम साथ साथ कर देती है। तो अगर कोई किसान भाई चाहे हैप्पी सीडर से भी बिजाई करवा सकता है, सुपर सीडर से भी अपनी गेहूं की बिजाई करवा सकता है और इसका लाभ ले सकता है। इससे एक तो समय की बचत हो जाती है और हमारा जो नमी बची हुई है धान की, इसी नमी में ही हमारी बिजाई हो सकती है, क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा कम होता है। गेहूं की बिजाई लेट नहीं होती और हम टाइम पे बिजाई करने से अगर टाइम पे बिजाई करेंगे तो उत्पादन भी हमारा बढ़ेगा, अवशेषों का प्रबंधन भी हो जाएगा, हमारी जैविक खादों की मात्रा भी बढ़ेगी और हमारा जो प्रदूषण की समस्या भी खत्म हो जाएगी और हमारी पैदावार में भी बढ़ोतरी मिलेगी। तो डॉक्टर साहब, आपने बढ़िया जानकारी दी है ये शेष प्रबंधन के विषय में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुषोत्तम भाई जी, इधर मेरे भाई, मौसम क्या कह रहा है? मौसम कह रहा है कि कल आज जो अधिकतम तापमान है 34 डिग्री और न्यूनतम है 22। कल जो है 35 डिग्री अधिकतम रहेगा और 21 डिग्री न्यूनतम। मौसम साफ रहने की संभावना है। और कल के कार्यक्रम की बात जहाँ तक है वो है तिलहनी फसल राय की काश्त और एक हरे चारे के लिए बरसीम की बिजाई। इन दो विषयों पे कल हम बातचीत करेंगे। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो पुरुषोत्तम भाई जी, किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त। भाइयों से लेवा इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।